गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विधि के शासन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था के बारे में व सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रारंभ में ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय नहीं हुआ करता था। लोकसभा ही सर्वोच्च न्यायालय का काम करती थी और लोकसभा के जो कानूनी लोड होते थे वही सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बैठते थे। परंतु 2005 में ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बच्चों, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 ईस्वी द्वारा ब्रिटेन में न्यायिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का ये कार्य किन्हीं तत्कालिक विचारों पर आधारित अनायास कार्य नहीं था, अपितु 1990 से ही यह विचार निरंतर बल पकड़ता जा रहा था कि एक सदी से अधिक पुरानी ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रही। इस न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी यह कमी थी कि अंतिम अपीलीय न्यायालय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक और स्वतंत्र नहीं था। अतः ब्रिटेन में व्यापक विचार विमर्श एवं विभिन्न रूपों पर चर्चा होती रही। लॉर्ड चांसलर और प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। 2003 ईस्वी के मध्य से विधिवत रूप से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा गया, किंतु यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। यही प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ 2005 ईस्वी में संसद में लाया गया, जिसे संसद ने पारित कर दिया और 24 मार्च 2005 ईस्वी को उसे साम्राज्य की अनुमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत होती है। संवैधानिक सुधार अधिनियम का जो प्रमुख लक्षण था वो था व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक अस्तित्व वाली न्यायपालिका की स्थापना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संवैधानिक व्यवस्था बनाना। संवैधानिक सुधार कानून 2005 ईस्वी के पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सिद्धांत पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन की सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2005 के द्वारा और औपचारिक और सारभूत दोनों ही रूपों में न्यायपालिका या समस्त न्यायिक ढांचे में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से मुक्त कर दिया गया और अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई जो व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से पूर्णतः मुक्त थे। व्यवहार के अंतर्गत ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 से पूर्व भी स्वतंत्र थी। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता ब्रिटिश जनता की राजनीतिक जागरूकता और सुस्थापित परंपराओं पर आधारित थी। लेकिन 2005 ईस्वी के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई। लॉर्ड चांसलर और कोई न्यायाधीश नहीं है। लॉर्ड चांसलर को न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई और सुधार कानून कर दिया गया। लॉर्ड चांसलर या अन्य कोई मंत्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्य को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं कर सकते। विधि के शासन के प्रति सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा लॉर्ड चांसलर का सबसे प्रमुख कर्तव्य बताया गया तथा उसे इस बात की शपथ लेनी होती है कि ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर की स्थिति अब लगभग वही है जो अन्य देशों में विधि और न्याय मंत्री की प्राप्त होती है। अब बच्चों, हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करेंगे। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 की धारा 23 में ये प्रावधान किया गया कि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित
12 न्यायाधीश होंगे, 12 न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राज्ञी द्वारा जारी किए गए पत्र से होगी। सम्राज्ञी को समय समय पर या भविष्य में इन न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार प्राप्त होगा, किंतु सम्राज्ञी ऐसा तभी कर सकती है जबकि संसद के दोनों सदनों से ही एक न्यायाधीश को अध्यक्ष और एक न्यायाधीश को न्यायालय का उपाध्यक्ष नियुक्त किया करेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त शेष न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहलाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 नामों से जाना जाता है। प्रथम तो नाम है वह है लॉर्ड ऑफ जस्टिस और द्वितीय है इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व में आते ही पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप में न करके अपीलीय न्यायालय के लॉर्डों के विशेष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने का प्रावधान किया गया। इस अंतरिम काल में अपीलीय न्यायालय का वरिष्ठतम विधि लॉर्ड ही सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होगा और दूसरा वरिष्ठतम लॉर्ड उपाध्यक्ष होगा। यह व्यवस्था केवल अंतरिम काल के लिए 2008 ईस्वी के अंत तक के लिए थी। 1 अक्टूबर 1909 ईस्वी में ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का विधिवत रूप में गठन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश है। निकोलस फिलिप्स ब्रिटेन के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। बच्चों, अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यताओं के बारे में। बच्चों, ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का वही व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है जो निम्न योग्यता या जो ये योग्यता है रखता हो। जैसे उसे किसी उच्च न्यायिक पद पर कम से कम 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो या वरिष्ठ न्यायालयों में कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए योग्य अभिवक्ता रहा हो, किंतु वह व्यक्ति न्यायाधीश पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा जो न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी आयोग का सदस्य हो। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीशों के चयन हेतु एक लंबी प्रक्रिया को अपनाया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु इस लंबी प्रक्रिया को अपनाने का उद्देश्य यह था कि योग्य विधिवेत्ता और न्यायविद ही इस पद पर आसीन हो तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी भी पक्ष द्वारा मनमाना आचरण न किया जा सके। इस लंबी प्रक्रिया की गुणवत्ता यह है कि यह नितांत सुस्पष्ट तथा पारदर्शी है। यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री सम्राज्ञी से अनुशंसा करते हैं, किंतु वे उसी व्यक्ति के लिए ये सिफारिश कर सकते हैं जिनकी नियुक्ति लॉर्ड चांसलर ने ऐसा अनुरोध किया हो। इतना ही नहीं, लॉर्ड चांसलर को भी इस चयन प्रक्रिया में एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हुए ही अनुरोध करने का अधिकार प्राप्त है। लॉर्ड चांसलर को सर्वोच्च न्यायालय के चयन में एक चयन आयोग स्थापित करना होता है। इस आयोग में निम्न सदस्य होते हैं। जो सदस्य हैं, पहला है उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष, दूसरा है उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष, तीसरा है निम्न आयोगों में प्रत्येक में से एक सदस्य जिसे लॉर्ड चांसलर मनोनीत करें। पहला है न्यायिक नियुक्ति आयोग, दूसरा है स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग, तीसरा उत्तरी आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस चयन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष और उसके अभाव में उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्रीय आयोगों में से वरिष्ठतम सदस्य करते हैं, किंतु वह व्यक्ति इस आयोग का सदस्य बनने के लिए अपात्र होगा जो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के किसी पद की दावेदार हो। चयन आयोग अपने गठन के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर किसी एक या किन्हीं व्यक्तियों के नामों की सिफारिश लॉर्ड चांसलर से करता है, किंतु आयोग का चयन प्रक्रिया के दौरान जो पदाधिकारियों का नाम सिफारिश लॉर्ड चांसलर से करता है, किंतु आयोग की चयन प्रक्रिया के दौरान पदाधिकारियों की कुछ पदाधिकारियों से आवश्यक परामर्श लेना होता है। वो है वे वरिष्ठ न्यायाधीश
जो न तो आयोग के सदस्य हैं और न ही नियुक्ति की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा है लॉर्ड चांसलर। तीसरा है स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री। चौथा है वेल्स में परिषद प्रथम सचिव। उत्तरी आयरलैंड के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर आयोग अपनी रिपोर्ट लॉर्ड चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट की नियुक्ति हेतु अनुशंसित व्यक्ति का नाम तथा उन वरिष्ठतम न्यायाधीशों का नाम जिनसे चर्चा की गई है का उल्लेख होता है। जब लॉर्ड चांसलर को रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो वह अन्य लोगों से विचार विमर्श करता है, जो है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से, क्षेत्रीय न्यायालयों के किसी न्यायाधीश से, स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री से, वेल्स में प्रथम परिषद सचिव से, उत्तरी आयरलैंड के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। लॉर्ड चांसलर के द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की नियुक्ति पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देता है अथवा चयन आयोग की ऐसी अनुशंसा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि लॉर्ड चांसलर द्वारा आयोग को पुनर्विचार के लिए अनुशंसा लौटाई जाती है तथा आयोग द्वारा पुनः उसी व्यक्ति के लिए अनुशंसा की जाती है, तब भी लॉर्ड चांसलर को अधिकार है कि वह अनुशंसा अस्वीकृत कर दे। आयोग की अनुशंसा स्वीकृत किए जाने पर लॉर्ड चांसलर यह अनुशंसा प्रधानमंत्री को प्रेषित करता है तथा प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने हेतु साम्राज्ञी से अनुशंसा करता है। अब हम बात करेंगे न्यायाधीशों के कार्यकाल की। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वह 70 वर्ष की आयु तक होता है, किंतु इससे पूर्व भी वे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसा त्यागपत्र उन्हें लॉर्ड चांसलर को लिखित रूप में देना होता है। उनको जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सद्व्यवहार के आधार पर अपनी पद की सेवा से निवृत्ति की आयु तक बने रहते हैं, किंतु उन्हें कदाचार यानी मिसबिहेवियर के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त करने का अधिकार लॉर्ड चांसलर को है। यदि लॉर्ड चांसलर को चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर यह संतुष्टि हो जाए कि न्यायाधीश अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण पद के दायित्वों का निर्वाह करने में अक्षम है, तो लॉर्ड चांसलर अपने लिखित आदेश द्वारा ऐसे पद के रिक्त होने की घोषणा कर सकता है, किंतु ऐसा करने से पूर्व उसे कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जिसमें प्रथम है किसी न्यायाधीश को हटाते समय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की सहमति लेनी होगी। द्वितीय है अध्यक्ष को हटाते समय उपाध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहमति लेनी होगी। तृतीय है उपाध्यक्ष को हटाते समय अध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहमति लेनी होगी। बच्चों, अब हम बात करते हैं वेतन भत्तों की। न्यायाधीश के वेतन भत्तों का निर्धारण लॉर्ड चांसलर द्वारा ट्रेजरी की सहमति के पश्चात किया जाता है तथा उसे यह वेतन यूनाइटेड किंगडम की संचित निधि से दिया जाता है। लॉर्ड चांसलर इन वेतन भत्तों में वृद्धि का प्रावधान कर सकता है, कोई कमी नहीं कर सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। अब बच्चों हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। बच्चों, यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। इस क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख है वो मैं करती हूँ। उसमें पहला है सर्वोच्च न्यायालय उन सभी विषयों और विधियों पर अपील सुनता है जिन्हें जन सामान्य के हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। द्वितीय, यह न्यायालय इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तृतीय, यह इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड में दीवानी वादों की अंतिम अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है। चतुर्थ, वह इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में फौजदारी वादों में अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में सुनवाई करता है।
पंचम, प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के राष्ट्रमंडलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त से सारे क्षेत्राधिकार अब इस सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। छठा जो है वो है अभिलेख न्यायालय। जितने भी मैंने आपको पूर्व में क्षेत्राधिकार बताए हैं उसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का आशय है कि इस न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा यूनाइटेड किंगडम के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। सातवां है लोक सभा को प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के किसी भी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील पर दिए गए निर्णय समस्त देश पर लागू होंगे, किंतु हस्तांतरित विषयों पर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी रूप में लागू नहीं होंगे। बच्चों, अब हम बात करते हैं लॉर्ड चीफ जस्टिस की विशेष शक्ति एवं कार्यों की। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड चीफ जस्टिस को एक और नाम तथा पद भी दिया गया। वह नाम और पद है इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों का अध्यक्ष। इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में उसे प्रमुख रूप से दो शक्तियां प्राप्त है। पहली है लॉर्ड चीफ जस्टिस इंग्लैंड और वेल्स के न्यायाधीशों के अध्यक्ष के रूप में सभी 5 प्रकार के न्यायालयों का अध्यक्ष होगा। वह इनमें से किसी भी न्यायालय में बैठ सकता है और यह देख सकता है कि न्यायालय निम्नानुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, तथा उपयुक्त में से किसी भी न्यायालय को आवश्यक निर्देश दे सकता है। वह वस्तुतः न्याय इंग्लैंड और वेल्स के समस्त न्याय व्यवस्था का प्रधान होता है। दूसरा, इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड चीफ जस्टिस इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के विचारों और न्याय व्यवस्था से समस्त स्थितियों को संसद, लॉर्ड चांसलर और मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। उसका यह भी दायित्व है कि लॉर्ड चांसलर द्वारा प्रदान किए गए साधनों की सीमा में इंग्लैंड और वेल्स के सभी न्यायालयों की समस्त व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाने की व्यवस्था करे तथा इसके लिए न्यायालयों को आवश्यक निर्देश दे। समितियों, बोर्डों और तत्संबंधी इकाइयों और एवं संस्थाओं में न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति में भी उसकी भूमिका होगी। न्यायिक प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई तभी हो सकती है जबकि सुनवाई के लिए बेंच या पीठ का गठन इस प्रकार से होगा। पहला है बेंच में न्यायाधीशों की संख्या विषम संख्या होगी, जैसे 3, 5 या 7 में हो। दूसरा, बेंच में कम से कम 3 न्यायाधीश होंगे। तीसरा, इसमें आधे स्थायी न्यायाधीश होंगे। यदि संभव हो पाया तो न्यायालय अपना निर्णय सर्वसम्मति से नहीं तो बहुमत से देगा। सर्वोच्च न्यायालय यदि यह सोचता है कि किसी विषय पर विशेष योग्य परामर्शदाताओं के सहयोग की आवश्यकता है तो वह एक या एक से अधिक विशेष परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता है। बच्चों, न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण के लिए ओम्बुड्समैन के पद की स्थापना ब्रिटेन में की गई है। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 ईस्वी के अंतर्गत न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया तथा न्यायिक आचरण या अनुशासन संबंधी शिकायतों पर विचार करने और उन्हें दूर करने के लिए न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। ओम्बुड्समैन ने 3 अप्रैल 2006 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों की आचरण पर निगरानी रखने वाली यह संस्था सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किंतु संवैधानिक मामलों के विभाग से संबद्ध है। सम्राज्ञी लॉर्ड चांसलर द्वारा अनुशंसित व्यक्ति को ओम्बुड्समैन के पद पर नियुक्त करती है। ओम्बुड्समैन को निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
किंतु वह एक समय में 5 वर्ष से अधिक और कुल 10 वर्ष से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता है। वह समय पूर्व सम्राज्ञी को त्यागपत्र दे सकता है अथवा विशेष स्थितियों में लॉर्ड चांसलर उसे उसके पद से हटा सकता है। जब ओम्बुड्समैन का पद रिक्त हो तो लॉर्ड चांसलर कार्यकारी ओम्बुड्समैन की नियुक्ति कर सकता है। ओम्बुड्समैन के पास धन उधार लेने, संपत्ति बनाने व कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है। बच्चों, आज हमने ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था व सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाना। धन्यवाद बच्चों।